नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शहीद थाना प्रभारी अश्वनी कुमार हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 को सबसे पहले एफआईआर और पोस्टमार्टम की कॉपी मिली है। एफआईआर के मुताबिक मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस कर हिंसक लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। भीड़ में 500 से ज्यादा लोग थे जो हाथों में लाठी, रॉड, चाकू समेत कई तरह के हथियारों से लैस थे। हिंसक भीड़ ने पीट कर अश्वनी कुमार की हत्या की थी और इस मामले में किशनगंज अंचल इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस करने की बात कही गई है और अनाउंस करके भीड़ जुटाने का भी जिक्र किया गया है। थाना प्रभारी हत्याकांड में 21 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपियों के खिलाफ बंगाल के पंतापाड़ा ओपी में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो हथियारों से लैस 500 लोगों के जमा होने की बात हुई थी और भीड़ ने अश्वनी कुमार की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 21 नामजद समेत 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और न्यूज 18 के पास पोस्टमार्टम और एफआईआर की कॉपी मौजूद है जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो भी चीजें एफआईआर में जिक्र की गई हैं वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। ये साफ कहा गया है कि मस्जिद से अनाउंस कर 500 लोगों की भीड़ बुलाई गई थी। सभी लाठी, रॉड, चाकू और हथियार से लैस थे और आपको बता दें कि एफआईआर में यह भी जिक्र है कि भीड़ पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करने लगी थी। उसके बाद भीड़ उन्हें यानी कि अश्वनी कुमार को पकड़कर पीटने लगी। इसके साथ ही एफआईआर में ये तमाम बातें जिक्र की गई हैं, तमाम बातों को रखा गया है। और चलिए एफआईआर की 10 बड़ी बातों से इसे और करीब से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बाइक लूट की खबर पर रेड डालने पहुंचे थे अश्वनी कुमार। रात 2:30 बजे के करीब पंतापाड़ा अश्वनी कुमार पहुंचे थे और टीम के पहुंचते ही मस्जिद से अनाउंस किया गया। अनाउंस कर 500 लोगों की भीड़ बुलाई गई। तो मस्जिद से अनाउंस कर 500 लोगों की भीड़ बुलाई गई पंतापाड़ा में और ये सभी लोग लाठी, रॉड, चाकू से, हथियारों से लैस थे। भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। उसके बाद भीड़ ने एसएचओ अश्वनी कुमार को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई से एसएचओ की मौत हो गई। आपको बता दें कि 21 नामजद और 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। और हमारे साथ कुमार प्रवीण जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे इन तमाम बातों को, एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र है, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे एफआईआर को लेकर और कितनी सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी अलीम, मैं बता दूं कि न्यूज 18 ने सबसे पहले खुलासा किया था कि मस्जिद से अनाउंस करके भीड़ बुलाई गई थी और उस भीड़ ने बेरहमी के साथ एसएचओ अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या की थी। और न्यूज 18 के पास आज सबसे पहले उस एफआईआर और पोस्टमार्टम की कॉपी मिली है जिसमें इन सभी बातों का स्पष्ट जिक्र है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पंतापाड़ा में जब एसएचओ और उनकी पुलिस टीम छापामारी करने गई थी, जो बाइक लुटेरा गिरोह था उनको पकड़ने गई थी, तो उस समय वहां पर मस्जिद से अनाउंस किया गया, कुछ लोगों ने अनाउंस किया और उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लगभग 500 लोगों के भीड़ और उसमें जो अपराधी थे वो भी शामिल थे और उन लोगों के हाथ में लाठी, रॉड, चाकू था और उस हथियार से उन्होंने पीट कर एसएचओ को मरणासन हालत में पहुंचा दिया था। उसके बाद जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो फिर उन्हें इस्लामपुर अस्पताल लाया गया और वहां पे उसकी मौत हो गई। और इस मामले में
FIR कराया गया है। जो पंतापाड़ा ओपी है वहां पे कांड संख्या 96/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसमें 10 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है और इस मामले में कई लोग अब तक गिरफ्तार भी किए गए हैं। और इस मामले में हमने जब IG से भी बात की थी, IG सुरेश चौधरी ने कहा था कि जो पुलिस पदाधिकारी और सिपाही थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उसकी भी आगे भी जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह अगर और लापरवाही पाई गई तो उस पर और आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बंगाल की पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और बंगाल पुलिस और बिहार की पुलिस दोनों साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रवीण आपका। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं इस वक्त पटना से। अमित, FIR में 21 नामजद और 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है, तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे, चूंकि ये मामला भी दूसरे राज्य से है और कई आरोपी जो हैं, या यूं कहें ज्यादातर आरोपी जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, तो बंगाल पुलिस से बिहार पुलिस को कितना समर्थन मिल रहा है, कितना कोऑर्डिनेट कर रही है बंगाल की पुलिस? हालांकि उस वक्त कोऑर्डिनेट नहीं किया गया था और परिवार ने भी एक साजिश की बात कही थी, तो किन किन एंगल से बिहार की पुलिस जांच करेगी इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए अलीम, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि जो घटना हुई उस वक्त बिहार पुलिस जो है उन्होंने सूचना दिया था बंगाल पुलिस को और उस सूचना के बाद ही रेड कंडक्ट करने जो है वो किशनगंज पुलिस जो है वो गई थी। तो वहां पे जो है सहयोग नहीं मिला और उसका फलाफल ये रहा कि जो लोग हैं उन्होंने नापाक मंसूबे को पालन किया और मस्जिद से बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंस कर करके भीड़ इकट्ठा कराई गई और उसके बाद जो SHO थे उन पर जानलेवा हमला किया गया, बुरी तरह उन्हें पीटा गया और जिसके कारण इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में FIR लॉन्च किया गया है। 25 लोग जो हैं वो नामजद किए गए हैं। 500 के करीब अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो अनुसंधान किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के DGP SK सिंघल ने बंगाल के DGP से बात किया। ADG मुख्यालय जो है उन्होंने भी बंगाल के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे उन्होंने संपर्क साधा और उसका फलाफल ये रहा कि जब बिहार पुलिस ने कड़े तेवर इख्तियार किए तब जाकर के बंगाल पुलिस जो है वो सहयोग करना शुरू की है। अभी जो जानकारी, अभी जो हमारी बात हुई है ADG पुलिस मुख्यालय से जितेंद्र कुमार से, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे चूंकि ये मामला काफी गंभीर है और इंटर स्टेट का मामला है, तो बिहार पुलिस आगे की जो कार्रवाई जब अनुसंधान करेगी तो वो बंगाल की सीमा के उस पार जाएगी और वहां जाकर के अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वो तेज करेगी और इसमें जो है जो सहयोग है वो बंगाल पुलिस को करना है और इस बाबत उन्होंने बात की है और सहयोग करने का जो बात है वो बंगाल पुलिस की तरफ से कही भी गई है। फिलहाल इस मामले में जो है IPC की 10 धाराओं के तहत जो है मुकदमा दायर किया गया है, अनुसंधान चल रहा है। FIR लॉन्च करके आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। इधर जो पीड़ित परिवार है उनका भी लगातार जो है वो कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इस दिशा में बिहार पुलिस तेजी से जो है अनुसंधान कर रही है। ADG मुख्यालय ने यह भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पे मुख्यमंत्री ने भी जो है गंभीरता उन्होंने उनके तरफ से भी जताई गई है और उनके निर्देशों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्पीडी ट्रायल जो है वो भी किया जाएगा। जब इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां सुनिश्चित कर लेगी बिहार पुलिस तो जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल के तहत जो है वो अनुसंधान होगा और कोर्ट में जो है स्पीडी ट्रायल के तहत जो है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जिस बेटे को एक मां ने सालों अपने ममता के आंचल में पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा एक दिन चिर निद्रा में सो गया, कुर्बान हो गया अपने कर्तव्य के लिए। लेकिन मां का दिल तो मां का दिल ही होता है। उसने भी साथ जाने की ठान ली और एक साथ एक घर से 2-2 अर्थियां उठ गईं। लेकिन शहीद की बेटी के सवाल सिस्टम का सीना छलनी करने वाले हैं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। रविवार को एक परिवार से 2-2 अर्थियां उठी, एक मां और एक बेटे की। फर्ज की खातिर बेटे ने जान गंवा दी तो एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक साथ इस परिवार का आंगन सूना हो गया। बच गए तो हजारों सवाल जो एक बेटी अब व्यवस्था से पूछ रही है। मेरे डैडी ईमानदार थे, इसीलिए उनको ये सजा मिली।
ईमानदारी के बल पे इतने दिन नौकरी करने के बाद ईमानदारी से 5 साल पहले हमने घर लिया, उसका भी लोन नहीं दिया था और मेरा एडमिशन उन्होंने इतना लग लग के करवाया। मेरा भाई अभी वो अग्नि क्रिया करेगा, अभी वो आग देगा, सोचिए कैसे देगा। बड़ा होगा तो क्या बताएंगे उसको कि पुलिस ऑफिसर नहीं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोगों ने मिलकर मार दिया रैली को। तो क्या लग रहा है इस घटना के पीछे क्या किस तरह की साजिश है? साजिश ही है। उन्होंने किशनगंज शांत इलाका था इसीलिए उन्होंने गन का इंचार्ज नहीं लिया था, तब उनको रेड पे बंगाल कैसे भेज दिया? किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरत था, बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं था और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे डैडी थे। और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए थे सलामत, एक खरोच के बिना। मेरे डैडी इंसाफ, इंसाफ, जल्द से जल्द इंसाफ। थानेदार बेटा शहीद हो गया, इसीलिए मां ने प्राण त्याग दिए, लेकिन इन 3 मासूमों का क्या होगा जिनके माथे से पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया? सवाल सिस्टम से है, सवाल उस तंत्र से है, सवाल उस मां माटी मानुष की सियासी आंच पर रोटी सेकने वालों से है। किस मां के सम्मान की बात करती थी? साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था। जाहिर है बंगाल से निकली बेरहमी के लिए बिहार की हर आंख में आंसुओं की शक्ल में सवालों का सैलाब खड़ा है, जिसका जवाब देना होगा। पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगली खबर गया से है, जहां पर शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर वजीरगंज की है, जहां एक महादलित युवक को दबंगों ने थूक चटवाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला गुरियावा पंचायत के दोयुना गांव का है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महादलित युवक को गांव के ही कुछ दबंग लोग शर्मनाक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया और उसके समर्थक इस युवक से दूसरे का थूक चटवा रहे हैं। वीडियो में थूक चटवाने के बाद युवक से उठक बैठक भी कराया गया। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पूर्व मुखिया का साथ आगामी पंचायत चुनाव में देने से इनकार कर दिया था। महादलित युवक के इस रुख से नाराज पूर्व मुखिया के समर्थकों ने एक कमरे में युवक को बंद कर दिया। उसके बाद पूर्व मुखिया ने कहा कि पंचायत चुनाव आने वाला है, वो चुनाव प्रचार मेरा करे। जब युवक ने इनकार किया तो उसे जमीन पर दूसरे का थूक चटवाया गया। इतने से भी जब जी नहीं भरा तो उसका उठक बैठक करवाया गया। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना का पूर्व मुखिया समर्थकों ने मोबाइल में वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। घटना के बाद युवक के परिजनों को भी धमकी दी गई है। धमकी के बाद पीड़ित युवक मनोज कुमार गांव छोड़कर चला गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपने थोड़ा चार्ज का होगा, आपने दूसरा थूका चटा उसको। अच्छा तू ही थूके ना मार, अरे अरे थूका थूका थूक थूका बोले जो थूका थूक थूक चट चल रे थूका लिया आ थूक आ थूक रे थूका थूक चल 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 चाट थूका बढ़िया से आओ यार से बढ़िया ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो ये तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि आखिर दबंगों को सजा देने का अधिकार किसने दिया? क्या पूर्व मुखिया की संवेदना पूरी तरह से खत्म हो गई है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर कितने लोग मौजूद हैं। क्या दबंगों को पुलिस और कानून का डर नहीं है? क्योंकि इस तरीके से एक युवक के साथ
शर्मनाक व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। सहरसा में बाइक चोरों की करतूत तीसरी आंख में कैद हो गई। शिवपुरी मोहल्ले में बाइक चोरों ने एक बाइक की चोरी की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात के 1:30 बजे 3 की तादाद में आए चोरों ने बिहार शिक्षा परियोजना में सहायक के पद पर तैनात ओम प्रकाश की बाइक को उनके कैंपस से उठाया और चलते बने। तो किस तरीके से सहरसा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 3 की संख्या में चोर आते हैं और बड़े ही खामोशी से एक बाइक को कैंपस से लेकर चलते बनते हैं। मोतिहारी के केसरिया में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। पूर्वी सुंदरापुर पंचायत और हमीदपुर और में अचानक आग लगने से कई घर देखते ही देखते जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग बुझाने के दौरान एक दंपति गंभीर रूप से आग में झुलस गए। तेज पछुआ हवा की वजह से आग बुझाने में दिक्कत आई। स्थानीय लोगों के सहयोग से अग्निशमन दस्ते ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि घर के सभी सदस्य खेत में गेहूं की फसल काटने गए हुए थे, जिसके कारण घर से कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला जा सका। और अब बात करते हैं कोरोना की। बिहार में कोरोना के केस में कमी जरूर आई है, लेकिन स्थिति अब भी बेहतर नहीं है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 8 अप्रैल को 1911 केस सामने आए थे, जबकि 9 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ता है 2174 तक पहुंच जाता है। वहीं 10 अप्रैल को स्थिति और भयावह हो जाती है, 3469 केस सामने आते हैं, जबकि 11 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 3756 तक पहुंच जाता है। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि कल बिहार में परसों की तुलना में केस कम आए हैं। 12 अप्रैल को जो नए पॉजिटिव केस हैं वो 2999 हैं। इस तरह कुल पॉजिटिव केस फिलहाल बिहार में 14309 तक पहुंच गई है। लोगों से अब भी यही अपील है कि समझदारी दिखाएं तो ये केस धीरे धीरे और भी कम हो सकते हैं और इस तरीके से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सकती है। आपके साथ की जरूरत है, इसलिए यह जरूरत है क्योंकि कल भले ही आंकड़े कम आए हों, लेकिन एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो एक्टिव केस 8 अप्रैल को 7504 थे, वो अब 5 दिनों में बढ़कर 17000 को पार कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 दिनों में ऐसे बड़े एक्टिव केस 8 अप्रैल को 7504 ये केसेस थे। 9 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 9357 तक पहुंच जाता है और उसके बाद 10 अप्रैल को 11998 तक ये एक्टिव केस पहुंच जाते हैं। 11 अप्रैल को ही 14695 एक्टिव केस हो जाते हैं और 12 अप्रैल को 17052 तक यह आंकड़ा पहुंच जाता है। मतलब ये कि 5 दिनों में दोगुने से भी कहीं ज्यादा एक्टिव केस की संख्या बढ़ गई है। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। कोरोना काल में नवरात्र का त्योहार काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कई मंदिर बंद हो चुके हैं, ऐसे में लोग घरों में ही मां की आराधना कर रहे हैं। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसका खतरा भी दिख रहा है और उसका असर धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। सीता माता की स्थली सीतामढ़ी में भी इससे काफी ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। यहां सरकार की नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मंदिरों के दरवाजे सार्वजनिक दर्शन के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिससे मंदिर के आसपास रोजगार कर रहे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी।
बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है, जिसका असर अब धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में और इस पुनौरा धाम को लेकर मान्यता यह है कि जब राजा जनक ने इस पवित्र स्थल पर हल चलाया था तो यहां से माता सीता धरती के गर्भ से प्रकट हुई थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह वही पौराणिक स्थल है जहां राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। और इस पवित्र स्थल पर फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसको लेकर पूरी तरीके से अब सन्नाटा दिख रहा है। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और यहाँ जो बाहरी लोग हैं उनके दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और आपको बता दूं कि यह पवित्र स्थल है जहां देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं और इस पवित्र स्थल का दर्शन करते हैं। सीतामढ़ी जिले में रामायण काल से जुड़े तकरीबन आधा दर्जन ऐसे पौराणिक स्थल है जहां कोरोना संक्रमण को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसको लेकर अब वैसे जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी तरीके से वीरान नजर आ रहा है यह इलाका। और आसपास में मंदिर को लेकर जो लोगों का व्यवसाय चल रहा था उस पर भी अब ग्रहण लगता जा रहा है। पिछले साल भी यही स्थिति थी और दोबारा से यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग यहाँ काफी कम तादाद में आ रहे हैं। विशेष आयोजन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको लेकर अब तस्वीर काफी बदल चुकी है और मंदिर पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया है मंदिरों में। और पूरी तरीके से मंदिर में जो दर्शन के लिए लोगों के दरवाजे खुले रहते थे उसको बंद कर दिया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और उधर पटना के महावीर मंदिर में कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों के प्रवेश पर रोक है। बावजूद इसके आज चैती नवरात्र के मौके पर मेन गेट पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ लगी है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कलश स्थापन के साथ चैती नवरात्रा का शुरुआत आज से हो चुका है। पटना के महावीर मंदिर में भी जो है कलश स्थापना के साथ मां अंबे की जो है दुर्गा की जो है वो स्तुति आराधना शुरू हो चुकी है। यहाँ हालांकि जो है जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत मंदिर प्रांगण में किसी की भी एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है, लेकिन भक्त जो हैं वो देख सकते हैं कि आस्था वो अटूट है भक्तों की। और यहाँ पे भक्त जो हैं वो आकर के यहाँ पूजा अर्चना जो है वो प्रवेश द्वार पे ही कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो देख सकते हैं कि प्रसाद, माला, अगरबत्ती, पुष्प जो है वो चढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है रामनवमी चैती नवरात्रा के 9वें दिन पर होती है और ये पहला मौका होगा, पहली दफा ऐसा होगा कि जब महावीर मंदिर के 300 साल के इतिहास में पहली दफा जो है वो भक्त जो है वो चैती नवरात्रा के दिन जो है नवमी के दिन, रामनवमी के दिन जो है वो भगवान हनुमान के सीधे तौर पे दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान से तो हमारा बचपन से जुड़ाव है और मेरे हनुमान जी बॉस हैं तो मंदिर तो आने जाना लगा हुआ रहता है। सरकार को इस चीज पे करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा कहीं मंदिर को खोलना चाहिए। पापा मम्मी खुश रहे बस। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए।